अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हो सब? आज हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बहुत आसान टॉपिक है और बहुत जल्दी समझ आ जाता है, बड़ी आसानी से कवर हो जाता है। हम्म, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इस टॉपिक का पहले ना, फिर हम आते हैं इस पर। BRS, ये हमारा टॉपिक है। BRS, BRS का मतलब होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। मगर अभी इसके नाम के ऊपर नहीं जाना। ये टॉपिक होता क्या है? ये टॉपिक हमारा जो कैश एट बैंक है ना, उसके गिर्द घूमता है। कैश एट बैंक। मुझे आप एक बात बताओ, बिजनेस अपना कैश एट बैंक रिकॉर्ड करते? यस, किस में रिकॉर्ड करता है? कैश बुक के बैंक कॉलम में बिजनेस अपना कैश एट बैंक रिकॉर्ड किया करता है। ऐसा ही है ना? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड किस साइड के लिए होती थी? रिसीट्स के लिए। और क्रेडिट साइड किसके लिए होती थी? पेमेंट्स के लिए। ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने क्या किया 1 जनवरी को। अ, बल्कि ऐसे कह लेते हैं, जनवरी के मंथ में हमारी रिसीट्स हैं बैंक में 100 की, और हमारी पेमेंट्स हैं लेट सपोज 70 की। तो हमने ऐसे एंटर किया होगा अपनी कैश बुक में, जनवरी में 100 और पेमेंट्स लिखी होंगी 70। और इस तरह करके जनवरी के एंड पे 31 जनवरी को हमारे पास ऐसे बैलेंस कैरी डाउन आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? सोचो। 30 का बैलेंस कैरी डाउन आ रहा। आपको क्या लगता है, ये जो आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, जैसे आप अपने पास एक कैश बुक मेंटेन करते हो बैंक कॉलम, इसी तरह लेट सपोज ये बैंक हमारा था, कैश एट बैंक, ये हमारा मीज़ान बैंक में अकाउंट था। मीज़ान बैंक था ये, सही है नहीं? ये जो मीज़ान बैंक है ना, ये भी ये भी क्या करता होगा? ये भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करता है। आपको पता है, हो सकता है आप कभी अपने बैंक अकाउंट को मेंटेन ना करो, मगर आपके बैंक में कितनी रिसीट्स आ रही हैं, कितनी पेमेंट्स आ रहे हैं, बैंक उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। मिजान बैंक जैसे, लेट्स कोई भी बैंक हो सकता है, हम इसको खाली चले बैंक लिख देते हैं। ये जो बैंक होता है, ये जो बैंक होता है, जिसके अंदर एक्चुअली में आपके पैसे पड़े होते हैं, ये बैंक मेंटेन कर रहा होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। मेंटेन कर रहा होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर का जो अकाउंट, मिजान बैंक के एतबार से तो बिजनेस कस्टमर है ना उनका। तो कस्टमर के अकाउंट के अंदर जो भी रिसीट्स या पेमेंट्स होती हैं, बैंक उसका डाटा मेंटेन कर रहा होता है। इसलिए तो कभी कभार याद है आपको, मैसेज भी आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, आपके अकाउंट से इतने पैसे कट गए, अब आपके अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस इतना रह गया। इसका मतलब ये है, अगर आप अपनी कैश बुक बना के अपने बैंक में कितने पैसे रह गए बना रहे हो, तो ऑन दी अदर हैंड बैंक भी ये काम कर रहा है कि बैंक भी आपके अकाउंट का रिसीट्स एंड पेमेंट्स बना रहा है कस्टमर के अकाउंट का। ठीक हो गई बात? अच्छा, क्या सबको ये बात पता है? अच्छा, और मुझे कोई बच्चा ये बताया कि बैंक ये काम करता है, और अगर आप बैंक से चाहो कि यार आपने जो हमारा रिसीट्स या पेमेंट्स का अकाउंट बनाया है वो तो जरा हमसे शेयर करो, तो क्या बैंक ये शेयर कर लेते? बैंक ने अगर किसी कस्टमर की रिसीट्स या पेमेंट्स की डिटेल बनाई हुई है, तो क्या बैंक ये चीजें शेयर कर लेगा?
अच्छा चले। तो बैंक भी रिसीट्स या पेमेंट्स मेंटेन करता है। आप में से किसी ने बताया ही नहीं यार, मैं चैट बॉक्स देखता रह गया हूँ भाई। कोई हाँ ना ही कर देता भाई कि बैंक से अगर आप डिटेल मांगेंगे तो क्या बैंक आपको देगा? पता नहीं। यस। पता नहीं कि कोई कहते हैं बैंक से पूछें। अभी सारे बच्चे गूगल करें बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट गूगल करें, क्या होता है बैंक स्टेटमेंट पता है आपको? बैंक स्टेटमेंट चलो मैं तुम लोगों के सामने करता हूँ। ये देखो, मैं गूगल कर रहा हूँ, बल्कि गूगल नहीं करते, चैट जीपीटी से पूछते हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है ना तुम लोगों को? ठीक है। ओ यार, इसको लॉगिन करना पड़ना है, जेमिनी पे चलते हैं। ठीक है। कैन कैन आई गेट डिटेल्स ऑफ माई receipts and payments from business bank account of bank account? Can I get details of my receipts and payments from bank? चलें देखते हैं क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई most bank offers online banking services that allow you to view your account's activity including receipts and payments। बैंक की कोई एप्लीकेशन होती है ना, उसके ऊपर भी आप व्यू कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, आपके अकाउंट से कितने पैसे गए। ठीक है जी। यू कैन लॉग इन टू योर बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप एंड नेविगेट टू द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेक्शन। आप वेबसाइट खोल सकते हो और अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भाई दूसरी चीज है बैंक स्टेटमेंट। ये चीज मैंने आपको बतानी है। आपका बैंक आपको टिपिकली मंथली स्टेटमेंट भी शेयर करेगा, जिसमें तमाम डिटेल्स लिखी होंगी ऑफ द एक्टिविटी इन योर अकाउंट फॉर द प्रीवियस मंथ। दिस स्टेटमेंट विल इंक्लूड information about your receipts and payments such as date, amount, description of the transaction। अब बैंक स्टेटमेंट क्या होता है जी? एक्सप्लेन बैंक स्टेटमेंट टू मी लाइक अ टेंथ टेंथ ग्रेडर नहीं, फिफ्थ ग्रेडर। ठीक है, आसान जबान में। वो कहते हैं पहले आपका क्या आएगा, एवरी मंथ योर बैंक सेंड्स यू अ स्पेशल पेपर कॉल्ड अ बैंक स्टेटमेंट। इट इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर पिगी बैंक। आप समझ लें कि भाई आपके जो बैंक है ना, उसका रिपोर्ट कार्ड है। द बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर दो लिस्ट होती हैं बड़ी। मनी इन, यानी कि इसका पता तुम्हें रिसीट्स। दिस इज अ कूल स्टफ यू पुट इनटू योर पिकी बैंक। यार उसने बहुत ही छोटे बच्चे का कर दिया, टेंथ कर लेते हैं चले। है ना? यार बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? अब पढ़ाए हमें हमें किस चक्रों में लगा दिया। मैं चाहता हूँ यार तुम लोग उन लोगों को सीखना है। चलो। तो बैंक स्टेटमेंट भाई एक तरह का बैंक का रिपोर्ट कार्ड होता है। बैंक स्टेटमेंट में डेट डिस्क्रिप्शन होती है, डिपॉजिट्स यानी कि रिसीट्स, विदड्रॉवल्स यानी कि पेमेंट्स की डिटेल होती है, और बैलेंस बताया जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ योर मनी इन योर अकाउंट एट अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक मोमेंट एंड टाइम। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पढ़ लो, की पार्ट्स ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। इसके अंदर डेट, डिस्क्रिप्शन, डिपॉजिट, विदड्रॉवल्स, और बताया जाता है कि आपका बैलेंस कितना है। इसका मतलब है बैंक आपके अकाउंट की डिटेल्स भी बनाता है। इन शॉर्ट, बैंक आपके अकाउंट की डिटेल भी बनाता है, और बैंक आपसे वो अकाउंट की डिटेल्स शेयर भी करता है। किस डॉक्यूमेंट पे? किस डॉक्यूमेंट पे? बैंक स्टेटमेंट पे। ठीक है जी।
ऑन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट, तो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट बनाता है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट जो बिजनेस बनाता है ना, उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी बैंक स्टेटमेंट ऐसे बनती है, इसका फॉर्मेट आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आसान फॉर्मेट है, ऐसे नहीं बनती, वैसे थोड़ी सी डिफरेंट बनती है, मगर बैंक स्टेटमेंट में एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। इसके यहाँ पर डेबिट साइड माइनस के लिए होती है और क्रेडिट साइड प्लस के लिए होती है। कोई भी रिसीट या जो डिपॉजिट होता है ना आपके अकाउंट में, वो कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पे। कोई भी पेमेंट या जो विथड्रॉवल होता है, वो कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड पे। उल्टा होता है, उल्टा होता है, विड्रॉवल उल्टा होता है। कैश बुक में आप रिसीट डेबिट साइड पे लिखते हो, बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक होता है रिसीट्स क्रेडिट साइड पे लिखता है, और आपके अकाउंट से जो पेमेंट हुई होती है बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप अकाउंट में पैसे जमा कराते हो ना, जब आप बैंक को अपने कोई पैसे दोगे, तो होगा क्या? बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी। बैंक ने अब आपके वो पैसे देने हैं, बैंक के पास आपके पैसे बतौर इमानत पड़े हुए हैं। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जब आप रिसीट्स बैंक में आएंगी, तो बैंक के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक आपके पैसे एज अमानत अपने पास रख रहा है ना। तो आप जब बैंक के पास आप पैसे रखवाओगे, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि बैंक में आपके पूछने पे आपको वापस करने हैं। इसलिए बैंक स्टेटमेंट में रिसीट जो 100 की हुई थी, जो हम अगर पुरानी एग्जांपल पे आए, जिसमें 100 की रिसीट्स हुई थी और पेमेंट 70 की हुई थी, तो बैंक इस 100 की रिसीट्स को क्रेडिट साइड पे लिखेगा और बैंक इस 70 की पेमेंट्स को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि जब आपने बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, तो क्या हुआ? बैंक में से अमाउंट कम हो गई, बैंक में से आपके पैसे कम हो गए, बैंक की जिम्मेदारियां कम हो गई, बैंक के इमानतें कम हो गई, इसलिए बैंक क्या करेगा? लाइबिलिटी कम होने की वजह से उसको डेबिट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? आप कैश बुक बना रहे होगे अपनी, तो उसमें रिसीट्स डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे पेमेंट्स। मगर बैंक स्टेटमेंट जो बैंक रिकॉर्ड बनाता है रिसीट्स या पेमेंट्स का, उसमें बैंक रिसीट्स को क्रेडिट करता है और पेमेंट्स को डेबिट करता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद बैंक भी आपको बैलेंस बताता है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। बैंक भी आपको ये 30 रुपीज का बैलेंस रिपोर्ट करेगा, बैलेंस कैरी डाउन 31 जनवरी को। और क्या होगा? आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट सेम होगा। बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट सेम होगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे 30 डेबिट बैलेंस आ रहा होगा और यहाँ पे 30 क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। आपने पढ़ा है ना कि भाई अगर बैलेंस कैरेट डाउन इस क्रेडिट साइड पे आ जाए, तो ये क्या है? ये डेबिट बैलेंस है। क्योंकि हमने अगर बैंक में हमारे अपने पैसे रखे हुए, हमारे लिए ये क्या है? एसेट है। मगर बैंक का ये 30 क्या आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। क्योंकि बैंक के लिए 30 रुपीज क्या है? एक लाइबिलिटी है कि बैंक ने आपके पैसे देने हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो सबसे पहली बात तो आपने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स में एक होती है बैंक स्टेटमेंट, एक होती है कैश बुक, ठीक है। तो इस हमारी जो ये वाला चैप्टर है, इस कहानी के दो मरकजी किरदार हैं, ठीक है। एक हीरो है, एक हीरोइन है। हीरो हमारी कैश बुक और हीरोइन हमारी बैंक स्टेटमेंट है। हमने इन दोनों के अंदर क्या करना है? सुलह सफाई करानी है। इन दोनों में कभी कभार क्या होता है, ये दोनों एक पेज पे नहीं होते। कभी कैश बुक का बैलेंस डिफरेंट आ जाता है, कभी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिफरेंट आ जाता है। तो हमने इन दोनों में क्या करानी होती है? सुलह सफाई करानी होती है। ये है बीआरएस का चैप्टर सारा, ठीक है। तो हीरो हीरोइन को हमने क्या करना है? आपस में मिलाना है। अच्छा, इन दोनों में मैंने आपको कहा कि अभी 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 मैंने आपको बताया कि कभी कभार इन दोनों के बैलेंसेस सेम नहीं आते। इन दोनों के बैलेंसेस कभी सेम नहीं आते। क्यों? कभी कभार क्या होता है, कुछ रिसीट्स या पेमेंट्स होती हैं, कैश बुक में लिखी जाती हैं
बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखी जाती है, और कुछ रिसीट्स या पेमेंट्स ऐसी होती है जो बैंक स्टेटमेंट में लिखी जाती है, कैश बुक में नहीं लिखी जाती। समझ रहे हो बात? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे रिसीट रिकॉर्ड करते हैं, आप कैश बैंक स्टेटमेंट में ये पेमेंट रिकॉर्ड ना हो तो बैंक का बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 100। तो कभी कभार कैश बुक में एक चीज रिकॉर्ड हो गई और बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बैलेंस इक्वल नहीं आता। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये एक एरर हो गया ना। ये एरर किस वजह से आ रहा है? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में एक पेमेंट नहीं लिखी गई, बैंक स्टेटमेंट में एक पेमेंट नहीं लिखी गई। ये जो बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट मिस हो जाती है, इसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस। बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस। और कभी कभार होता यह है कि बैंक में चीजें लिखी होती हैं, कैश बुक में कोई रिसीट्स या पेमेंट नहीं लिखी गई, और कैश बुक का बैलेंस 100 आ गया। ठीक है, और अब क्या हुआ कि बैंक तो ठीक था, 30 क्रेडिट, और कैश बुक आ गया 100 डेबिट। अब ये अगर मसला आ गया तो क्या है कि यहाँ पे कैश बुक में एक पेमेंट है जो ओमिट हो गई है, जो स्किप हो गई है, जो मिस हो गई है। तो अब अगर इस तरह का एरर हो जाए तो इसको कहते हैं कैश बुक ओमिशंस। कैश बुक ओमिशंस। ठीक है, तो दो तरह के ओमिशंस हो सकते हैं। दो तरह के ओमिशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर कैश बुक इक्वल नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, हम कहते हैं कभी कभार बैलेंस ऑफ कैश बुक इज नॉट इक्वल टू बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। आइडियल सिचुएशन तो ये होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। मगर अगर इक्वल आ जाए तो हमारा काम क्या है? हमें हमें क्यों चैप्टर टेस्ट हो? तो हमारा सीन ही ये होगा, हमारा किरदार ही, हमारी जॉब ही तब क्रिएट होती है कि जब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट इक्वल नहीं आती। तो आपको तो खुश होना चाहिए अगर इक्वल ना आए। अकाउंटेंट्स की रोजी लगी हुई है भाई इस चीज के ऊपर। तो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जब इक्वल नहीं आता तो यहाँ पर आता है एक हीरो, बड़ा हीरो अकाउंटेंट, जो क्या करेगा? कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में सुलह सफाई कराएगा, देखेगा भाई कौन सी चीजें जो कैश बुक में मिस हो गई हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो बैंक स्टेटमेंट में मिस हो गई हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटेंट आएगा यहाँ पर और ढूंढेगा कौन सी रिसीट्स या पेमेंट्स हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, कौन सी रिसीट्स या पेमेंट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। और फिर अकाउंटेंट सबसे पहला काम इनको फाइंड करेगा, दूसरा काम इनको क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, और इनमें आपस में बैलेंस करवाएगा या सुलह सफाई करवाएगा। समझ आ रही है बात सबको? समझ आ रही है सबको? चैप्टर यहाँ तक समझ आ रहा है? बता दो भाई, रिस्पॉन्स दे दो मुझे। अब ये कैश बुक कमीशंस हो क्यों जाती हैं? कैश बुक कमीशंस हो क्यों जाती हैं? कैश बुक कमीशंस आमतौर पे दो तरह की हो सकती हैं। एक का ताल्लुक होगा रिसीट्स के साथ, और एक का ताल्लुक होता है पेमेंट्स के साथ। अक्सर औकात क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अक्सर औकात ऑटोमेटिक रिसीट्स होती है बिजनेस के बैंक अकाउंट में। बिजनेस के बैंक अकाउंट में कभी कभार क्या होता है? ऑटोमेटिक रिसीट्स होती है। जैसे कोई कस्टमर क्या करते हैं? ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो ये अक्सर औकात क्या होता है? हो जाती है, स्किप हो जाते हैं, ओमिट हो जाते हैं। इसको क्रेडिट ट्रांसफर भी कहते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर, कस्टमर क्या करता है? डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराता है। तो ये अक्सर औकात कैश बुक में, क्योंकि मैन्युअली आपके पास पैसे रिसीव नहीं हुए होते या चेक नहीं आपके पास आया होता, तो अक्सर औकात ये रिसीट्स जो होती हैं ऑनलाइन ट्रांसफर्स वाली, ये मिस हो जाती हैं, ये रिकॉर्ड नहीं होती। इसी तरह अगर अक्सर औकात आपको डिविडेंड रिसीव होता है फ्रॉम किसी भी, अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो डिविडेंड भी ऑटोमेटिकली आपको बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है, और वो भी क्या होता है? वो भी आप अक्सर औकात मिस कर देते हो, और कैश बुक में वो रिसीट रिकॉर्ड नहीं हुई होती, और बैंक स्टेटमेंट में वो रिसीट रिकॉर्ड हुई होती है। कैश बुक कमीशन का मतलब है आइटम्स रिकॉर्डेड इन, आइटम्स रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक। ये मतलब है कैश बुक कमीशंस का, कि ऐसी आइटम्स जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो वो ये तीन तरह की हो सकती है, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। सही है जी? इंटरेस्ट या प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बैंक, ये भी हो सकता है।
पेमेंट्स में आ जाए तो अक्सर औकात बैंक चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं, जो स्किप हो जाते हैं। अक्सर औकात आप कह लो कि इंटरेस्ट चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर औकात बैंक डिडक्ट तो कर लेते हैं, मगर हमें पता नहीं चलता, हमसे स्किप हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती हैं चीज़ें। एक दो और चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। पेमेंट, ऐसी पेमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर स्लैश डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शंस। अब आप पूछेंगे कि सर ये स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हमें समझ आ रही हैं, मगर हमें ये दो चीज़ें नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कि हमने कहा भाई पेमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस। तो आ जाते हैं, इसको हम समझ लेते हैं जल्दी से। ये क्या बला है भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये आपके सामने दिए हुए दो चीजें, स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट। इसको पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ ओवरव्यू, फिर आपको समझ आएगी। आपने देखा कभी कभार लोग क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। कभी हम कोई ऐप ऐसे इंस्टॉल ले लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं कि जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है और ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। ये जो होती है ना, ये डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन होती है। सही है। स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन होती है कि आप बैंक को, आप जो है पार्टीज को अथॉरिटी दे देते हो कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कलेक्ट कर देते हैं। बार बार आपको लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करते, आप एक बार अथॉरिटी दे देते हो और उसके बाद क्या होता है, मंथली बेसिस के ऊपर खुद ही पैसे डिडक्ट हो जाते हैं अकाउंट से। ठीक है। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट दोनों पेमेंट्स हैं, इनमें ये बहुत सिमिलैरिटी, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन बाय अकाउंट होल्डर टू इट्स बैंक टू पे या ट्रांसफर सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल टू अनदर पार्टीज द पेइंग अकाउंट। दिस मेथड इज यूजली यूज फॉर मंथली रेंट पेमेंट्स एंड पीरियोडिक सब्सक्रिप्शंस। आप अपने बैंक को ये कहते हो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, लेट से मंथली बेसिस पे, आप हमारे बैंक को आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि हमारे मेरे अकाउंट से पैसे काटो, दूसरे बंदे के अकाउंट में जमा करा दो। अक्सर औकात आप अपने रेंट की पेमेंट करनी है जो हर महीने देनी है, या आपने कोई पीरियोडिक कोई मैगजीन लिया हुआ उसकी सब्सक्रिप्शन पे करनी है हर मंथ, तो हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन बैंक को दे देते हैं। ये वाला टूल इस्तेमाल कर लेते हैं पेमेंट करने का। इससे हमारी पेमेंट्स क्या हो जाती हैं, ऑटोमेट हो जाती हैं। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, इन दिस मेथड अकाउंट होल्डर हु अलाउस अनदर पार्टी टू डायरेक्टली कलेक्ट अमाउंट्स ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम इट्स बैंक। अमाउंट में बी डिफरेंट इन द डिफरेंट पीरियड। स्टैंडिंग ऑर्डर में था, ये हम हैं, ये हमारा बैंक है, ये हम है, ये हमारा बैंक है। हम अपने बैंक को कहते हैं कि एक थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी लेट सपोज जिससे हमने कोई मैगजीन लिया हुआ उसको सब्सक्रिप्शन पे करनी है, थर्ड पार्टी को हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ट्रांसफर कर देना, इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो बैंक को आप एक फिक्स अमाउंट बताया तो बैंक थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर करते हैं। डायरेक्ट डेबिट में बहुत थोड़ा सा फर्क है। डायरेक्ट डेबिट में हम होते हैं, हम थर्ड पार्टी को हम थर्ड पार्टी को राइट दे देते हैं कि वो हमारे बैंक से जाके कलेक्ट कर ले वेरिएबल पेमेंट। पेमेंट डिफरेंट भी हो सकती है, तो जिन जिन जगहों पे पेमेंट्स, मंथली पेमेंट फिक्स होती है, वहां स्टैंडिंग ऑर्डर यूज किया जा सकता है। जहां पर मंथली पेमेंट वेरिएबल हो, वहां पे फिर डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ती है कि हम थर्ड पार्टी को राइट देते हैं कि भाई हमारा जितना भी बिल बने हमारे बैंक से कलेक्ट कर लो। तो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स ऐसे की जा सकती हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं, जैसे यहाँ पे कहा कि मंथली क्रेडिट कार्ड बिल, ऑब्वियसली हर महीने डिफरेंट होगा आपकी कंजम्पशन के ऊपर, तो जितना भी बिल होगा उसकी अमाउंट डिफरेंट होगी। तो एक वेरिएबल पेमेंट हर महीने बैंक अकाउंट से कलेक्ट की जा सकती है हमारे। ये था भाई स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट के लिए। अब हमें बात हल्की फुल्की समझ आने लग गई है कि भाई इसको कैसे डील करते हैं। अब ये जो कैश बुक ओमिशंस हैं, इनका इनका अकाउंटेंट सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करेगा।
सबसे पहला तो स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, कैश बुक ओमिशंस को स्टेप नंबर 1 आपको पता होना चाहिए ताकि आप इनको क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए, ये जो प्रॉब्लम है इनको रिजॉल्व किया जा सके, इनको हल किया जा सके। रिजॉल्व कैसे करेंगे, रिजॉल्व ऐसे करेंगे, अकाउंटेंट अकाउंटेंट शेल प्रिपेयर adjusted cash book, accountant shall prepare adjusted cash book and record and adjust अकाउंटेंट प्रिपेयर करेगा एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, इन एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है जी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर adjust these receipts and payments are adjusted and cash book balance is updated, ठीक है। this updated balance shall be shown in स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर अपडेटेड बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगा। यार आप करके आए हो, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आए हो, क्या होता था, कोई ना कोई एडजस्टमेंट कोई डेबिट क्रेडिट की अकाउंट्स में रह जाती थी, तो क्या करते थे, डेबिट क्रेडिट के जो एडजस्टमेंट्स रह जाते थे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती थी वो उसके बैलेंस में क्या करते थे, एडजस्ट कर देते थे, प्लस माइनस कर देते थे। फिर जो एडजस्टेड बैलेंस आता था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ फाइनल फिगर प्रेजेंट करते थे। एग्जैक्ट वही काम करेंगे भाई। कैश बुक का जो बैंक का बैलेंस आ रहा है, अगर उसमें कोई रिसीट या पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई भी तो उसको रिसीट या पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे और एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे, और फिर वो एडजस्टेड बैलेंस जो आ जाएगा, अपडेटेड बैलेंस जो आएगा, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट कर देंगे। उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कर देंगे, ओ भाई प्रेजेंट कर देंगे। अब देखो कितना आसान सवाल है, इसको हम सीखते हैं, इसको हम सीखते हैं। मेरे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, Akram Trader received bank statement at the end of January 2020 which revealed the following omissions in the books of Akram Traders. Akram Trader को बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई at the end of January। Akram Traders को बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई है जनवरी के एंड में, जिसके अंदर फॉलोइंग ओमिशंस बताई गई बुक ऑफ अकरम ट्रेडर्स में। अकरम ट्रेडर्स की किताबों में कुछ ओमिशंस थी वो बताई गई। Cash book balance of Akram Traders as at 31st January 2020 was rupees 40,000। अब कैश बुक का जो बैलेंस क्या आ रहा है, 40,000। कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 40,000, मगर उन्होंने कहा कि कैश बुक के बैलेंस में ये जो है ये कुछ क्या है, ये कुछ कैश बुक की क्या है, कैश बुक की ओमिशंस है। तो हमने क्या करना है, हमें इनको ठीक करने के लिए हमें क्या बनानी होती है, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश फ्लो का बहुत आसान फॉर्मेट है। आप लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस, इसमें आप ऐड करेंगे रिसीट या डेबिट साइड, रिसीट्स या डेबिट साइड को ऐड करेंगे और आप क्या करेंगे, लेस करेंगे पेमेंट्स या क्रेडिट साइड। पेमेंट्स या क्रेडिट लिख देते हैं, साइड शूड हटा दें, आपको पता है पेमेंट्स या क्रेडिट को आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऐसे ही होगा ना, कॉमन सेंस है, थोड़ी सी इस्तेमाल करो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी सी इस्तेमाल करो, आ जाएगी समझ। ये आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस। और भाई डेबिट कैश के बैलेंस को बढ़ाएगा, क्रेडिट कैश के बैलेंस को कम करेगा, रिसीट होंगे कैश का बैलेंस बढ़ेगा, पेमेंट ने कैश का बैलेंस कम करना है इसलिए वो माइनस होंगे। अच्छा, कैश बुक का भी बैलेंस कितना आ रहा है, अनएडजस्टेड बैलेंस 40,000, ये हमने ऐसे 40,000 लिख लिया। फिर वो कहता है कि कौन कौन सी चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की हुई,
बैंक मेड अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 इन रिलेशन टू ई पेमेंट चार्जेस ऑफ एटी अकाउंट। बैंक ने एक पेमेंट की है जो कि रिकॉर्ड नहीं की, तो हम ये 5,000 पेमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे, माइनस कर देंगे। डिविडेंड ऑफ ₹30,000 was collected by bank which was not recorded in cash book। डिविडेंड रिसीव हुआ है 30,000 का, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में भी 30,000 की रिसीट रिकॉर्ड कर देंगे। फिर है स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर अ पेमेंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन फी ऑफ 3,000 फॉर अ मैगजीन हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम 3,000 की स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट रिकॉर्ड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। अ क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, इसका ताल्लुक रिसीट्स के साथ होता है, ये आपने याद रखना है। क्रेडिट ट्रांसफर ऑफ ₹2600 फ्रॉम अ कस्टमर हैड बीन कलेक्टेड बाय द बैंक, 2600 हम रिसीट्स में लिख लेंगे। और इंटरेस्ट इनकम 1700 बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक रिसीट्स को क्रेडिट करता है, आपने रिसीट्स को डेबिट करने, तो 1700 भी हम रिसीट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आएगा 40,000 प्लस 30,000 प्लस 2600 प्लस 1700 माइनस 5,000 माइनस 3,000, ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 66,300। ये हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस है, ये हमारे पास कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस आ गया। सही है। ये एग्जाम्पल वन थी। एग्जाम्पल टू करते हैं। एग्जाम्पल टू में कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक ₹70,000 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट याद है से किसी बच्चे को? ओवरड्राफ्ट याद है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका बैलेंस नेगेटिव में चला गया, आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, अब आपने उल्टे बैंक को पैसे देने हैं। तो जब भी ओवरड्राफ्ट होगा, जो ओवरड्राफ्ट होगा जब भी, यानी कि 70,000 आपके नेगेटिव में जा रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हमेशा नेगेटिव में लिखना है। बस इतनी बात अभी याद रखो, फिर बाकी बातें बाद में सिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल टू करते हैं। एग्जाम्पल टू की मैं बनाता हूँ एडजस्टेड कैश बुक। तो ये भी ऐसे बनेगी, अनएडजस्टेड बैलेंस कितना आ रहा है? 70,000 ओवरड्राफ्ट 70,000। अब मैंने आपको बताया ना, ओवरड्राफ्ट होगा तो नेगेटिव में लिख लेना है। ऐड करेंगे रिसीट्स यानी कि डेबिट साइड, और लेस करेंगे पेमेंट यानी कि क्रेडिट साइड। अच्छा जी। अ स्टैंडिंग ऑर्डर ₹2,000 फॉर लोन रीपेमेंट हैड बीन पेड बाय द बैंक, पेमेंट थी 2,000 की, माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1500 के बैंक चार्जेस हम माइनस कर देंगे। यहाँ आप लिखना चाहें लिख लें, स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक चार्जेस। डायरेक्ट डेबिट 700 पेमेंट की है, डायरेक्ट डेबिट भी लिख देते हैं। क्लब सब्सक्रिप्शन बैंक ने पे किया, हमने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की, हमने कर ली। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट हैज बीन डिडक्टेड बाय द बैंक 2,500 का इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास अ डेटर्स डायरेक्टली ट्रांसफर 7,000 इन आर बैंक अकाउंट, एक डेटर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में 7,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। दिस रिसीट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये रिसीट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, डेटर कहते हैं वैसे रिसीवेबल को, डेटर रिसीवेबल को कहते हैं, किसी से पैसे रिसीव करने। तो 7,000 की हम रिसीट बुक कर लेंगे, यानी कि पॉजिटिव में बुक कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69,700 नेगेटिव। आप लोग वेरीफाई करें क्या यही आंसर आ रहा है। इसको करेंगे कैसे? -70,000 प्लस 7,000 -2,000 -1,500 -700 और -2,500, ये हमारे पास माइनस यानी कि ब्रैकेट्स में आएगा 69,700। ये हमारे पास क्या होगा? एडजस्टेड बैलेंस। ये हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस होगा।
चलें, गुड। एग्जाम्पल 4 है, इसको जल्दी से सॉल्व करें। जल्दी से एग्जाम्पल 4 सॉल्व करें, जल्दी से, और मुझे बताएं अगर आपको इसमें कोई इशू आता। चले भाई, 4 कर ली एग्जाम्पल। ये सही आ रहा है। डेबिट 75,000, ये डेबिट क्यों लिखा हुआ है, ये आप समझ लें कि भाई देखो, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होगा। अच्छा, बैंक बुक, आप कहेंगे सर ये बैंक बुक क्या होता है, तो भाई कैश बुक। कैश बुक के कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम को अक्सर औकात लोग क्या कर लेते हैं, बैंक बुक कह लेते हैं। कैश बुक का एक ऑल्टरनेट नाम है बस, ठीक है। तो मैंने बार बार बीच बीच में यूज किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ऑल्टरनेट नाम है कैश बुक का ही। तो बैंक बुक कैश बुक एक ही बात है। बस कैश बुक में कैश का कॉलम भी हो सकता है, बैंक का कॉलम भी हो सकता है। तो जब आप बैंक बुक का वर्ड यूज करते हो ना, वो खास हो जाता है कि ऐसी कैश बुक जो बैंक का कॉलम बन रहा है। अच्छा है वो कैश बुक की। अच्छा, एग्जाम्पल 4 आप कर लोगे, आसान है। चले अगली चीज पे आते हैं। अच्छा भाई, कैश बुक कमीशंस की तो हमें समझ आ गई कि कुछ रिसीट्स हो सकती हैं जो रिकॉर्ड ना हुई हो, कुछ पेमेंट्स हो सकती है रिकॉर्ड ना हुई हो। कभी कभार बैंक स्टेटमेंट की जो ओमिशंस होती हैं वो भी कुछ ऐसी होती हैं। कुछ का ताल्लुक होता है रिसीट्स के साथ, कुछ का ताल्लुक होता है पेमेंट्स के साथ। रिसीट्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है ना, उन्हें कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। ये दो टर्मिनोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेंगी, अनक्रेडिटेड चेक्स। और जिनका ताल्लुक पेमेंट्स के साथ होता है उन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड प्रेजेंटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? अनक्रेडिट चेक्स ऐसे चेक्स जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, ऐसे चेक्स जो बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, हमें कस्टमर ने दे दिए। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बट नॉट, चेक, चले पूरी बात कर लेते हैं, चले। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स एंड रिकॉर्डेड एज रिसीट इन कैश बुक बट नॉट
recorded as receipt in bank statement by bank. Recorded by us, not recorded in bank statement by bank. अभी कभार क्या होता है कि कस्टमर होता है, अगर आपका कस्टमर है, कस्टमर हमें बिजनेस को क्या देता है, चेक देता है। बिजनेस चेक रिसीव करते साथ ही इसको एंटर कर लेता है अपनी कैश बुक में रिसीट की साइड पे। और हो सकता है कि बिजनेस अभी बैंक जाएगा, फिर बिजनेस ये चेक बैंक को देगा, बैंक इसको रिसीव करेगा, फिर उसके बाद बैंक ने क्या करना है, एंटर करना है। ऐसे ही है ना, कस्टमर पहले बिजनेस को चेक देगा, बिजनेस कस्टमर से चेक लेते साथ ही एकदम एंटर कर लेगा कि मुझे रिसीट हो गई है कैश बुक में। मगर उसके बाद ये मरहला आना है कि बिजनेस ने बैंक लेके जाना है, वो चेक बैंक को चेक देना है, बैंक में डिपॉजिट कराना है, और हो सकता है बैंक भी 1-2 दिन का टाइम ले ले। या बिजनेस कह रहा हो जरा अभी एक कस्टमर से चेक आया, जरा 10 कस्टमर्स का चेक आ जाए, उसके बाद मैं बैंक को जाके डिपॉजिट कराऊंगा। तो अगर एक कस्टमर से बिजनेस को चेक आया और बिजनेस ने उसको एंटर कर लिया अपनी कैश बुक में, मगर अभी बैंक में जाकर एंटर करना ही था कि बीच में यहाँ पर मंथ एंड हो गया, तो मंथ एंड पे अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो अकाउंट्स जब क्लोज होंगे तो बिजनेस ने एक ऐसी रिसीट को एंटर कर लिया, मगर बैंक ने उस रिसीट को एंटर नहीं किया, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा। और इस तरह के चेक को क्या कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक। या आपने तो अपने पास रिसीट एंटर कर लिया, अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया, मगर बैंक ने इसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना था, अपने पास भी रिकॉर्ड मेंटेन करना था। वो तो तब रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना जब आप बैंक में जाके दोगे, तब बैंक उसको क्रेडिट करेगा, रिसीट रिकॉर्ड करेगा। मगर अगर बैंक ने इस चेक को क्रेडिट नहीं किया, रिसीट रिकॉर्ड नहीं किया, तो इस चेक का नाम क्या होना चाहिए, अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक। क्लियर है सबको ये बात? तो इसकी वजह से ये बैंक स्टेटमेंट के तौर के एंड पे ओमिशन है कि नहीं है, कि एक ऐसी रिसीट जो आपने अपने पास रिकॉर्ड कर ली, मगर बैंक ने उसको अभी तक अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। फिर आ जाते हैं पेमेंट्स पे, बात कर लेते हैं। उस पे आ जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं चेक्स पेड टू सप्लायर एंड recorded as payment in cash book by us, क्योंकि हम लोग कैश बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे ना। बट नॉट, बट नॉट yet recorded as payment in bank statement by बैंक। अब बिल्कुल उलट कर दो, पहले रिसीट का केस था, आप पेमेंट के केस पे ले जाओ। कि एक चेक आपने सप्लायर को पे किया, अब आप गन पॉइंट पे तो उसको नहीं कह सकते कि चेक फौरन लेके बैंक जाओ और इसी टाइम इन कैश कराओ। तो आपने जब चेक दिया, सप्लायर को हैंड ओवर किया, आपने अपने पास पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है सप्लायर 1 दिन बाद जाए, 2 दिन बाद जाए, 10 दिन बाद जाए। चेक जब आप किसी को देते हो तो वो चेक 6 महीने तक वैलिड होता है। वो 6 महीने में कभी भी बंदा बैंक के पास चला जाएगा, बैंक उसको उसके अगेंस्ट पैसे दे देगा। तो हो सकता है सप्लायर हफ्ते बाद जाए, ठहर के जाए, बैंक हॉलीडेज आ गई थी, या वैसे ही हॉलीडेज आ गई थी, सप्लायर नहीं गया, या सप्लायर ने बैंक को जमा करा दिया, बैंक प्रोसेसिंग टाइम ले रहा था 2-4 दिन का, बैंक का कोई सर्वर डाउन हुआ हुआ था, कोई मसला आ गया, इसके बीच में क्या हुआ, मंथ एंड हो गया। अब क्या होगा, आपने एक पेमेंट रिकॉर्ड की होगी, बैंक ने वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी।
इसका नाम अनप्रेजेंटेड इसलिए पड़ गया क्योंकि हम कहते हैं कि हमने सप्लायर को चेक दिए और हो सकता है सप्लायर ने अभी तक बैंक को ये प्रेजेंट नहीं किया। तो सप्लायर ने क्योंकि अभी तक बैंक को जाकर प्रेजेंट नहीं किया चेक, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो पी फॉर पेमेंट्स, पी फॉर प्रेजेंटेड। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, पी फॉर पेमेंट्स, पी फॉर प्रेजेंटेड। तो अनप्रेजेंटेड चेक का ताल्लुक हमेशा पेमेंट्स की फैमिली से होता है। फैमिलीज याद रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी फॉर पेमेंट्स, पी फॉर प्रेजेंटेड, ऐसे आप अनप्रेजेंटेड चेक्स को याद रखो कि इसकी फैमिली पेमेंट्स की है। और रिसीट्स की अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है, इसको ऑब्वियसली फिर अनप्रेजेंटेड चेक्स की पेमेंट की फैमिली, तो अनक्रेडिटेड चेक्स की रिसीट्स की ही फैमिली होगी। सही है, तो इस तरह जुगाड़ लगा के इसको आप याद रख सकते हैं। अब आइडेंटिफाई कर लिया, दो काम ही करने हैं ना, कैश बुक कमीशन को आइडेंटिफाई किया और उसको रिजॉल्व करने का तरीका था कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और एडजस्टेड कैश बुक में रिसीट्स और पेमेंट्स को एडजस्ट करो और अपडेटेड बैलेंस निकाल लो और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले लेते हैं। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस है इनका क्या करें। बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस का पहला स्टेप तो चलो यही होगा कि इनको आइडेंटिफाई करें। स्टेप नंबर 1 तो इनका भी यही होगा कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए। स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए, कोई मशवरा दे मुझे, कोई बंदा मशवरा दे भाई, स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए। इनको रिजॉल्व करना है, इनको रिजॉल्व कैसे करें, रिजॉल्व करने का मतलब क्या है ये भी पूछूंगा आपसे। वो रिजॉल्व करें, सोल्यूशन क्या है इसका। इसको रिजॉल्व करने का सोल्यूशन ये है कि एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट, नहीं भाई, एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट नहीं हम बना सकते। उसकी रीजन ये है कि आप जाना किसी दिन बैंक, ऐसे किसी को चेक देना 28 तारीख को, उसे कहना 5 दिन बाद जाके बैंक में जाके ये इनकैश कराना, और आप अपने पास एक उसको एंट्री रिकॉर्ड कर लेना, बैंक में वो एंट्री रिकॉर्ड ना करना। और 30 तारीख को जब बैंक आपको बैंक स्टेटमेंट देगा तो बैंक को जाके कहना कि भाई आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक पेमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई हुई, आपको आप जरा मुझे एक्सेस दें अपने बैंक के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, मैं जाके आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर लूँ। आपको लगता है बैंक आपको इस चीज का इख्तियार देगा? ठीक है, चलें पूछते हैं। ठीक है जी, जेमिनाई से पूछते हैं, जेमिनाई से पूछते हैं। कैन वी, कैन वी एडजस्ट आवर बैंक स्टेटमेंट इफ इट डिफर्स फ्रॉम कैश बुक और बैंक लेजर। कैन वी एडजस्ट आवर बैंक स्टेटमेंट इफ इट डिफर्स फ्रॉम आवर बैंक लेजर। सवाल समझ आया तुम्हें, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको, पूछे भाई, क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा। यस, यस यस, चले देखते हैं। वो कहते हैं भाई यू कैन नॉट डायरेक्टली एडजस्ट योर बैंक स्टेटमेंट, वो कहेंगे भाई साइड पे हो, निकलो भाई निकलो। इतना लिफ्ट नहीं कराया कि आप बैंक को जाके कहें भाई हमारी बैंक स्टेटमेंट एडजस्ट कर दें। आपको इस चीज का इख्तियार नहीं है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जाके ठीक कराएं। यू कैन नॉट डायरेक्टली एडजस्ट योर बैंक स्टेटमेंट, इट्स अ रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द बैंक एंड रिफ्लेक्ट्स देयर रिकॉर्ड्स ऑफ योर अकाउंट एक्टिविटी। समझो, और भाई वो बैंक के अकाउंट हैं, वो बैंक इनके पास जब तक वो बंदा जाकर चेक प्रेजेंट नहीं करेगा बैंक पेमेंट नहीं काटेगा। आपने दे दिया चेक, दे दिया, जब तक बैंक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा बैंक नहीं करेगा। बैंक को नहीं मशवरे चाहिए, बैंक कहेगा अपने मशवरे अपने पास रखो, अपनी एडजस्टमेंट्स अपने अकाउंट में करो, मुझे ना बताओ भाई। ठीक है,
तो यू कैन नॉट डायरेक्टली एडजस्ट योर बैंक स्टेटमेंट, इट्स अ रिकॉर्ड मेंटेन बाय बैंक एंड रिफ्लेक्ट्स देयर रिकॉर्ड्स ऑफ योर ओन एक्टिव अकाउंट ऑफ योर अकाउंट एक्टिविटी। ठीक है, देयर रिकॉर्ड्स ऑफ योर अकाउंट एक्टिविटी, तो आप उनके रिकॉर्ड, किसी थर्ड पार्टी के रिकॉर्ड छेड़ सकते हो आप जाके? नहीं। However, if there are discrepancies between your bank statement and your personal ledger, discrepancy का मतलब होता है डिफरेंस। बहरहाल अगर कोई डिफरेंस आता है आपके बैंक स्टेटमेंट में और आपके पर्सनल लेजर में, जो आप पर्सनल अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, यू कैन परफॉर्म अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। आप क्या करोगे, आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाओगे ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको और एक्सप्लेन कर सको डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं हमारे बैलेंस में और बैंक बैलेंस में। This process doesn't involve changing the bank statement itself, but rather figuring out what balances might not match perfectly. Here's what you can do. अभी मैं इस पे जाता हूँ आगे जाके, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जेमिना ये कह रहा है, जेमिना कहता है कि भाई आप देखो, आप बैंक के अकाउंट जाके ठीक नहीं करा सकते। क्या फिर अपने अकाउंट से आके ठीक कर लें? नहीं, आपने एक बंदे को चेक दिया है, वो बंदा जाके उसको इन कैश नहीं करा रहा, आपने पेमेंट ठीक रिकॉर्ड की है, यस और नो? आपने पेमेंट ठीक रिकॉर्ड की है। अब आप अपने बैंक स्टेटमेंट की ओमिशंस की वजह से अपने कैश के रिकॉर्ड्स नहीं छोड़ोगे। आपके कैश के अकाउंट्स अप टू डेट है, आपने अपने अकाउंट्स को नहीं छेड़ना, आपने अपने अकाउंट्स को नहीं छेड़ना। सही है, इधर आओ। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात लिखवा रहा हूँ, वी विल नॉट, यहाँ रिजॉल्व तो करना है इसको, डिफरेंस कैसे करना है। नंबर वन आपने याद रखना है, वी विल नॉट एडजस्ट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये समझो भाई, कॉन्सेप्ट आ गया, चैप्टर खत्म हो गया, बस कॉन्सेप्ट ही असल चीज है इस पूरे चैप्टर में। हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई हमारे एंड पे गलती नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की ओमिशन की वजह से हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट नहीं करेंगे। हमारे एंड से गलती मिस्टेक नहीं है, हमारे एंड से मिस्टेक गलती नहीं है। वी विल नॉट एडजस्ट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट नहीं करेंगे। फिर क्या करें भाई, फिर क्या करें, फिर क्या करें? अगर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट ना करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, करें तो क्या करें? उस बंदे से पूछे, वो जो जेमिनी ने बताया था वैसे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन बना लें। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों बनाएं? ताकि आप आइडेंटिफाई करें एंड एक्सप्लेन कर सके डिफरेंसेस। अब जब आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपके कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा। भाई अगर आप अपने बैंक अकाउंट, अगर आप अपने, अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस की वजह से सोचो कि आप अपने अकाउंट्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, और बिल्कुल वैलिड रीजन है, 100% ठीक बात कर रहे हैं हम, तो हमारे कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में सुलह तो नहीं ना होगी, सुलह तो नहीं होगी, ठीक है जी। हीरो और हीरोइन में सुलह तो नहीं ना करा सकेंगे आप, कि करा लेंगे? फिर नहीं करा सकेंगे ना, हीरो हीरोइन हीरोइन में सुलह तो नहीं कराएंगे, फिर क्या करें? चलो रीजंस तो आइडेंटिफाई कर लें कि किस रीजंस की वजह से, किस रीजंस की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। हम सुलह नहीं करवा सकते कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में इसकी वजह से, मगर हम रीजंस तो आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं ना, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं आ रहा। इनमें दूरी की वजह क्या है, इनमें दूरी की वजह, इनकी दूरी की वजह के दो रीजंस हैं, एक है अनक्रेडिटेड चेक्स और एक है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसका नाम होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन अभी बना के दिखाता हूं। इसके अंदर हम इन दोनों में जो दूरियां हैं, इन दोनों में जो दूरियां हैं, उनमें क्या रीजंस है, उनमें क्या वजह है अनक्रेडिटेड चेक्स की और अनप्रेजेंटेड चेक्स की, वो रीजंस बयान कर देंगे कि इन दोनों का बैलेंस मैच आने में किन लोगों का हाथ है। इनकी दूरी होने की रीजन ये है कि इनके बीच में
अनक्रेडिट चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो रूल ऑफ थंब अब आपने याद ये रखना है, रूल ऑफ थंब आपने याद ये रखना है सिंपल, जो आपकी कैश बुक ओमिशंस हैं उनको आपने एडजस्ट करना है इन एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, और अपडेट करना है कैश बैलेंस। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस हैं उनको आपने मेंशन करना है, मेंशन करना है, इनको आपने मेंशन करना है इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है जी, नो, ठीक है जी। और मेंशन करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन याद रखना, BRS कहते हैं इसको शॉर्ट करके, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है, प्रिपेयर्ड टू एड्रेस डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ड्यू टू ड्यू टू बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस। कुछ समझ आ रही है बातें? अब BRS बनाएंगे तो और ऑब्वियसली समझ आ जाएगी कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। मगर क्या यहाँ तक सब बच्चों को कुछ बातें समझ आई हैं? यहाँ तक सबको कहानी का फ्लो समझ आया? चलिए, क्या बात है आपकी। एक सवाल है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 6। On 31st January 2020, on 31st January 2020, the bank book of Faisal Enterprise reflected a debit balance of 20,000। बैंक बुक क्या होती है? कैश बुक। Whereas the bank statement showed a credit balance of 22,000। आगे लड़ाई होगी कि नहीं होगी दोनों में? भाई कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 20,000 डेबिट, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या आ रहा है? 22,000 क्रेडिट। ऑन स्क्रूटिनाइजिंग द टू रिकॉर्ड्स, जब हमने दोनों रिकॉर्ड्स को स्क्रूटिनाइज किया तो हमें दो बातों का पता चला, हमें दो बातों का पता चला। चेक्स ऑफ ₹4,000 issued to supplier were not yet presented to bank, or check of ₹2,000 received from customers and deposited to the bank had not been credited by the bank। तो पहले हो गए ये दोनों, नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक, ये दोनों क्या है? ये दोनों बैंक स्टेटमेंट की ओमिशंस है ना। अब बैंक के एंड पे गलती है कि बैंक ने, हमने दो, एक चेक इशू किया, एक चेक रिसीव किया, हमने अपने पास एंटर कर लिया, बैंक ने उनको अपने पास एंटर ही नहीं किया। तो ये दोनों बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस हैं। एक को कहेंगे अनप्रेजेंटेड चेक, और एक को कहेंगे अनक्रेडिटेड चेक। तो बैंक स्टेटमेंट ओमिशन से अपने कैश बुक के बैलेंस को छेड़ेंगे, यस और नो? बैंक स्टेटमेंट की ओमिशंस की वजह से अपने कैश बुक के बैलेंस को छेड़ेंगे कि नहीं, यस और नो? नहीं छेड़ेंगे। वेरी गुड। इसका मतलब है हमारी तरफ से ये 20,000 रुपया बैलेंस जो है कैश बुक का, ये फाइनल है, यही SOFP में जाएगा ऐसी की तैसी। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 20,000 ही जाएगा। मगर कोई एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना जिसमें एक्सप्लेन किया होगा कि भाई कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस की वजह क्या है। तो ये डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच होती है। ये ठीक है, अगर कोई बंदा बैंक अकाउंट से देखे, लेट सपोज ओनर ही देख ले, ओनर कहे भाई अकाउंटेंट घपला कर रहा है,
बैंक वाले कह रहे हैं आपके अकाउंट में 22,000 रुपए, अकाउंटेंट से पूछ रहा हूँ भाई मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, वो कह रहा है 20,000 रुपए पड़े हैं। तो ओनर अकाउंटेंट पे शक कर सकता है। तो ओनर के इंफॉर्मेशन के लिए, मैनेजमेंट के इंफॉर्मेशन के लिए, हम रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए हम क्या बनाएंगे, बीआरएस बनाएंगे। ताकि हम एक्सप्लेन तो कर दें, एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, हम लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे इन दोनों के बैलेंसेस है, इनमें डिफरेंस की वजह क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें ये चीजें मेंशन कर देंगे, बस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बस बनाएंगे। उसको बीआरएस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे, मैं आपको बीआरएस अब बना के दिखाऊंगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बीआरएस का बहुत आसान फॉर्मेट है, मेरा ख्याल है कि हम उसी फॉर्मेट को हमें कॉपी करना चाहिए। दो फॉर्मेट्स होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, अभी प्लस माइनस को छोड़ देना। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, देखो, बीआरएस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा जाता है, ऐड किए जाते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस किए जाते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, आ जाता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा था 20,000 का। अगर हम इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड करते हैं 4,000 और 2,000 मेंशन कर देंगे, हम अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,000 लिखेंगे और हम 2,000 इसमें से लेस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। जरा लिखवाना मुझे क्या आता है, 20,000 में 4,000 ऐड किया 24,000 हो गया, 2,000 माइनस किया, या क्या आ गया, 22,000। और इस तरह हम क्या करते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स एक स्टाइल के साथ प्रेजेंट करते हैं। ये स्टाइल ये होता है कि भाई देखो, कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 20,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 22,000। कैश बुक का 20,000 इसलिए कम आ रहा है क्योंकि कैश बुक में एक पेमेंट रिकॉर्ड हुई हुई है 4,000 रुपए की। अगर वो पेमेंट ऐड कर दी जाए और कैश बुक में एक रिसीट रिकॉर्ड हुई है 2,000 की, अगर उस रिसीट को माइनस कर दिया जाए तो कैश बुक का भी बैलेंस क्या आएगा, 20,000 की बजाय 22,000। और देखो बैंक स्टेटमेंट का भी वही बैलेंस आ रहा है। तो इस तरह करने से क्या होता है, इस तरह करने से हम बहुत आसानी से, एक अकाउंटेंट दूसरे पढ़े लिखे अकाउंटेंट को एक्सप्लेन कर देता है, वो कहते हैं इशारों इशारों में एक्सप्लेन कर देता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंसेस की रीजन क्या थी, बजाय इसके कि लंबे लंबे जुमले लिखता कि कैश बुक का 20,000 बैलेंस था, उसमें से एक पेमेंट माइनस हुई हुई, अगर उस पेमेंट को ऐड कर दें, और एक रिसीट ऐड हुई है, अगर उस रिसीट को ऐड कर दें, तो कैश बुक का भी वही बैलेंस बनेगा जो कि बैंक स्टेटमेंट का बनेगा। ये सारा जुमला लिखने की बजाय वो एक स्मार्ट अंदाज से, एक स्मार्ट स्टाइल से बीआरएस बना देते हैं, और इससे जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। सबको समझ आ रही है बात? जिसको नहीं समझ आ रही वो बस सिंपल अभी ये बात याद रखे, बीआरएस का एक फॉर्मेट होता है जिसमें बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश फ्लो लिखा जाता है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा जाता है, और प्लस माइनस की जाती है बैंक स्टेटमेंट की ओमिशंस, इतना काफी है। और ये एडलेस याद रख ले, एड अनप्रेजेंटेड चेक करते हैं, लेस अनक्रेडिटेड चेक करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, ये मैंने सवाल कैसे किया है, ये मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, इसके बारे में किसी का कोई सवाल? चले, गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह 15 मिनट्स की ब्रेक करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी 40 मिनट 30 मिनट्स की मजीद क्लास करेंगे, 30 to 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, आई थिंक सो। कोशिश होगी कि हम क्लास कर लें। सही है। तो अभी बस एग्जांपल 7 करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास रिज्यूम करेंगे। अच्छा, अब एग्जांपल 7 देखो जरा ध्यान से, गौर से। On 31st March 2020, the bank book of Hashim Trader reflected a debit balance of rupees 20,000, whereas bank statement showed a credit balance of 13,800। लो जी, हेड नहीं मिल रहे।
फिर नहीं आपस में सुलह सफाई हो रही। हम किस लिए, हम मिलाते हैं जरा। On scrutinizing the two records, the following discoveries were made. A standing order of rupees 2000 for a loan repayment had been paid by a bank not recorded in cash book. यही बात होती। Bank charges of 1500 not recorded in bank book. A direct debit of 700 for the club subscription had been paid by the bank. Check of rupees 6000 issued to a supplier were not yet presented to bank. इसमें बताता हूँ ये आपका अनप्रेजेंटेड चेक है आसानी के लिए। और चेक ऑफ ₹8,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिटेड टू द बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिट टू द बैंक, ये क्या हो गया आपका अनक्रेडिटेड चेक। एक दफा आप भी सवाल पढ़ लें और अब मुझे बताएं। जैसे पहले हम धड़ल्ले से कह रहे थे कि भाई ये हमारी तरफ से बैलेंस फाइनल है 20,000, ये बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस है, हमने अपने कैश बुक के बैलेंस को नहीं हिलाना। क्या यही कॉन्फिडेंस हम इस बार अपनी कैश बुक के बैलेंस के हवाले से कह सकते हैं कि बैंक बुक का जो डेबिट बैलेंस है 20,000 का, क्या वही कॉन्फिडेंस से हम इस 20,000 को फाइनल कह सकते हैं? नहीं। ये क्या बात हुई? अब हम थोड़े से दब जाएंगे क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है कि हमारी भी ओमिशंस है, कुछ ना कुछ कैश बुक की भी क्या है ओमिशंस है यहाँ पर। तो हमें वो पहले कैश बुक की ओमिशंस को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम आएंगे भाई ऊपर से, अभी नहीं आएंगे। अभी हम नीवे नीवे होके हम अपनी कैश बुक पे अपना बैलेंस एडजस्ट करेंगे, फिर हम अपना अपडेटेड बैलेंस निकालेंगे और उस पर जम जाएंगे कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, यही बैलेंस शो होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो पहली तीन एडजस्टमेंट्स हैं, ये कौन सी नजर आ गई आपको? अपनी खामियां नजर आ गई। यहाँ पर आपको कैश बुक की एमिशंस नजर आ गई। इन कैश बुक की एमिशंस को पहले एडजस्ट करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, फिर आएंगे धड़ल्ले से। और ये जो दो हैं, ये दो क्या थी? बैंक स्टेटमेंट ओमिशंस हैं। इनको हमने नहीं ठीक करना अपने पास, इनको हमने सिर्फ मेंशन कर देना है BRS में। अच्छा जी, जगह निकालते हैं थोड़ी सी। ये चलिए इधर करते हैं सवाल इसको। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी और अपना बैलेंस अपडेट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, हम लिख लेते हैं 20,000। ऐड करते हैं इसमें रिसीट्स, लेस करते हैं इसमें से पेमेंट्स, हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है जी। अच्छा, रिसीट्स हैं जी हमारे पास कोई भी नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर 2000 है, वो भी पेमेंट है। बैंक चार्जेस 1500, ये भी पेमेंट है। और डायरेक्ट डेबिट 700, ये भी पेमेंट है। तो रिसीट कोई भी नहीं है। तो हमारे पास एडजस्टेड कैश बुक का क्या बैलेंस आना चाहिए? 15,800, वेरी गुड। हमारे पास बैलेंस आएगा एडजस्टेड बैलेंस 15,800। अब हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, किस बैलेंस पे हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये फाइनल है? इस 15,800 पे हम कहेंगे ये 15,800 हमारा ये फाइनल बैलेंस है, ये जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस पे हम कर सकते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे
तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। कौन से बैलेंस पे करना है? 15,800 पे करना है ना, तो 15,800 लिखेंगे ना यहाँ। और इसमें हम ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, और लेस कर देंगे हम इस पे अनक्रेडिटेड चेक्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक आ गया 15,800। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास आ गए 6,000 के, और अनक्रेडिटेड चेक्स हमारे पास आ गए 8,000। तो 15,800 में जरा 6,000 और 800 माइनस करें और मुझे बताएं ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से 13,800 मैच करते थे? यस। ठीक है, तो हमने डिफरेंसेस को मेंशन कर लिया, रिजॉल्व कर दिया कि भाई देखो, हमारा ठीक तो 15,800 है, आपका 13,800 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ अनप्रेजेंटेड चेक्स है और कुछ अनक्रेडिटेड चेक्स है। हमने मेंशन कर दिया और हमने डिफरेंस की वजह बयान कर दी, हमने डिफरेंस की वजह बयान कर दी कि क्यों आ रहा है। तो BRS का बस इतना ही काम। ठीक है भाई, ब्रेक कर ले और फिर हम वापस आते हैं। 4:35 रख लेते हैं, ठीक है? तो 4:30 कर ले चले। 4:30 तक हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वापस आ जाएं और अपनी नेक्स्ट क्लास रिसीव करें। चले, अल्लाह हाफिज।